हेलो ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे HPPSC का 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर डिस्कशन। इस क्वेश्चन पेपर में उस टाइम पे 100 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से कि 80 क्वेश्चंस जो हैं दे आर सब्जेक्टिव और जो बाकी 20 क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम स्टेट जीके और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनसे रिलेटेड थे। आज हम डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्टिव 80 क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन। जो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ईयर ऑसिकल ऑफ स्नेक इंक्लूड वेल डेवलप्ड इंटरनल ईयर एंड द कॉलुमेला ओरिस। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सपोज कोई भी स्नेक है, ठीक है ना, कोई भी स्नेक है। सो अगर उसमें एक्सटर्नल ईयर में देखो क्या आएगा, पिन्ना। तो अगर उसमें पिन्ना प्रेजेंट है तो वो कैसा लगेगा, ठीक है ना। सो एक्सटर्नल ईयर जो है दे आर एब्सेंट इन द स्नेक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलर ब्लाइंड मैन हैज अ नॉर्मल ब्रदर एंड अ कलर ब्लाइंड सिस्टर with respect to the phenotypes of the parents, it is likely that, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो फादर है दैट वाज कलर ब्लाइंड एंड मदर हैड अ नॉर्मल विजन। देखते हैं कैसे। नाउ हमने कहा कि जो फादर है दैट इज कलर ब्लाइंड, सो दैट मीन्स फादर इज लाइक दिस एंड मदर हैड अ नॉर्मल विजन। सो अगर मदर का नॉर्मल विजन है सो शी विल बी XX सपोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसकी क्रॉसिंग से, ये आएगा, ठीक है, XY और यहाँ पे आ जाएगा XC एंड XY। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है कि जो कलर ब्लाइंड मैन है दैट हैज़ अ नॉर्मल ब्रदर। एक जो है वो कलर ब्लाइंड है ही है। तो अगर हमें मेल को कलर ब्लाइंड करना है तो दैट मीन्स कि हमें एटलीस्ट एक फीमेल जो है वो कैरियर होनी चाहिए। वो कैरियर होगी तो उसके पास क्या होगा, नॉर्मल विजन ही होगा, क्योंकि ये तो रिसेसिव डिजीज़ है, राइट। तो अगर हम इस फीमेल को जो है कैरियर कर देते हैं तो यहाँ पे ये वाली फीमेल हो जाएगी कलर ब्लाइंड एंड ये जो मेल है दैट विल बी देन कलर ब्लाइंड, ठीक है। बाकी जो 50% है वो ऐसा ही रहेगा नॉर्मल। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं पेरेंट का सीक्वेंस का जो क्रोमोसोम है वो, तो हमारे पास जो है आंसर क्लियर आएगा। नाउ सी द फादर वाज कलर ब्लाइंड, फादर जो है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है ना, एंड मदर हैड अ नॉर्मल विजन, मदर के पास नॉर्मल विजन है बट दैट इज करियर। तो फिर क्या आएगा, कलर ब्लाइंड मैन आएगा। नाउ दिस वन इज कलर ब्लाइंड मैन हैड अ नॉर्मल ब्रदर, इसका भाई कैसा है, नॉर्मल, एंड अ कलर ब्लाइंड सिस्टर, और उनकी एक बहन भी कैसी है, कलर ब्लाइंड, और ये वाली जो होगी वो नॉर्मल होगी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, now third question is gene pool refers to total number of, option number C, different genes present in all individuals of a population। specific नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, all population, ठीक है, specific नहीं आएगा, present in all the individuals of a population, ठीक है। Next question is which endocrine gland develops from an outgrowth of the epithelium lining of roof of the mouth? So that is the anterior pituitary. ठीक है। Next question is triple repeat sequences occurs in option number B, that is Huntington's disease। इसमें जो है कोडोन ट्रिपलेट जो है ना CAG, वो बार बार रिपीट होता रहता है, दैट इज नोन एज ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन RBC इज, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैक्टिक एसिड। नाउ जो RBC है एज वी ऑल नो दैट इज, इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है।
तो इसमें क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट इज द अमीनो एसिड दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज अपॉन आयनाइजेशन आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दोनों जो हैं दे आर द बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं दे आर बेसिक अमीनो एसिड्स। एक और आता है इसमें, दैट इज हिस्टिडाइन, राइट। ये तीनों जो हैं दे आर द बेसिक अमीनो एसिड एंड अपॉन आयनाइजेशन दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो आएगा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8th, the blood vessel that connects the pulmonary artery with aorta but closes up at the time of birth is ductus arteriosus। ऑप्शन नंबर सी। जो डक्टस कैरोटिकस और जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। दे डिसअपियर्स रेप्टाइल ऑनवर्ड्स, राइट। सो दे डिसअपियर रेप्टाइल ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। रेप्टाइल के बाद जो है ये देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीड लाइक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियोसोम। क्वेश्चन नंबर 10th is in the evolution of land vertebrates which of the following otic arches has been retained। now जो otic arches retain रहती हैं they are otic arch number 3 and number 4 and number 6। so यहाँ पे 3 और 4 एब्सेंट है तो 6th ही आंसर आएगा बिकॉज जो फर्स्ट ऑटिक आर्च है, 5th है और सेकंड वन है, दे गेट डिजेनरेटेड। Now next question is teeth of shark and teleosts are option number D, that is acrodont, acrodont, homodont and polyphyodont। ये डेंटिशन जो है देखने को मिलती है लोअर ऑर्गेनिज्म में। क्वेश्चन नंबर 12th is gap junctions are absent in the skeletal muscles। Next is the periodic backward movement of warm water to the tropical East Pacific is known as El Nino current। Question number 14th is which of the following karyotype represents Klinefelter syndrome। So it is represented by the option number B 47XXY, ठीक है ना। फीमेल लाइक करेक्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे लाइक गायनिकोमेस्टिया एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन एंटर्स द ह्यूमन बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी सिस्टोसोमा। Question number 16 is 1 picogram is equal to option number A 1 to 10 raised to power minus 12 gram। Next is which of the following pair is mismatched। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो प्रोलैक्टिन है वो, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो प्रोलैक्टिन है वो ट्री से रिलीज होता है, ठीक है ना। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका भी एक्शन किस पे आता है, किडनी पे, ठीक है ना। वो किडनी में जो है वाटर बैलेंस मेंटेन करने का उसका हेल्प करता है। अब जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है ये भी कहाँ पे एक्ट करते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, जो कि एल्डोस्टेरॉन फिर रिलीज कराता है आउटर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स का रीजन है वहाँ से। जो LH हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो उसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है मेमोरी ग्लैंड पे। इनडायरेक्टली वो हेल्प करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू, बट डायरेक्ट जो लिंक है वो नहीं है मेमोरी ग्लैंड से
LH हार्मोन का, सो दैट वन इज मिसमैच्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स स्पीशीज। सो इट इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस। बाकी जितनी भी डिजीज हैं इनका जो ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर रहेगा दैट इज एडिस। ठीक है, यही एक जापानीज एन्सेफेलाइटिस है विच इज ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव रिस्पेक्टिवली satisfy the Hardy-Weinberg equilibrium या Hardy-Weinberg principle? So as we know that Hardy-Weinberg principle is gene frequency of homozygous dominant plus gene frequency of homozygous recessive plus 2 gene frequency of heterozygous, that is equal to 1. सो इन वैल्यूज में से आप अगर फिल करके देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियर-लैम्बर्ट लॉ गवर्न्स स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट इज release of spermatozoa from the Sertoli cell in the lumen of seminiferous tubule is known as spermiation। ठीक है, मैच्योर होने के बाद जो हेड अपना वो रिलीज कराते हैं सेमिनिफेरस सर्टोली सेल से, क्योंकि वो नरिशमेंट के लिए उनसे अटैच होते हैं। तो फाइनली जब वो वहाँ से डिटैच होके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आते हैं दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। Question number 22 is the volume of gas inspired and expired with each breath is known as tidal volume। ये नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। नॉर्मल जो ब्रीथ है उस टाइम पे जो आपका अमाउंट ऑफ गैस है दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड दैट इज टाइडल वॉल्यूम। सो नॉर्मल ब्रेथ जो है दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, और अमाउंट ऑफ गैस भी, वॉल्यूम ऑफ गैस भी हमें पता है कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कितना है नॉर्मल ब्रीथ में, सो दैट इज 500 ml। सो उससे जो है हम टोटल कितना हमने 1 मिनट में ब्रीथ इनहेल और एक्सेल किया उसको भी निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग इज ड्यू टू लॉन्ग, option number D, that is astragalus and calcaneum। When the posterior lobe of the pituitary gland no longer releases adequate amount of ADH, the result is the development of diabetes insipidus। ठीक है, ADH is antidiuretic hormone, it is also known as by the name vasopressin। इसको रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन निकलते हैं, एक वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। सो ये अगर रिलीज नहीं करेगी एडीएच को पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो क्या होगा, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है डीसीटी में नेफ्रॉन के वो नहीं हो पाएगा एंड दैट विल कॉज द डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल अम्ब्रेला ऑफ ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन दोनों लेयर में प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी प्रेजेंट है। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है उसे कहते हैं बैड ओजोन। ठीक है, और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है दैट इज नोन एज गुड ओजोन। Next question is in humans and other primates the hemisphere of cerebrum are connected by a nerve track known as the corpus callosum। अगला क्वेश्चन है beriberi, rickets and scurvy are caused due to deficiency of। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी के डेफिशिएंसी से, एंड रिकेट्स होगा विटामिन डी के डेफिशिएंसी से, एंड beriberi इज ड्यू टू विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर डी क्रोकोडाइल।
इसमें क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर लो है तो फिर किसमें जो है एग आपका डेवलप होगा, फीमेल में। और अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या बनेगा, मेल। ठीक है, सो दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cells are prone to become tumorigenic if option number C the activity of telomerases is usually high। ये आपको मैंने पहले भी किसी सेट के पेपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो ट्यूमेरेनोजेनिक सेल्स होते हैं prone to become ट्यूमर, उनमें क्या है, एक तो उनका टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, टीलोमरेज एक्टिविटी इज़ अनयूजुअली हाई। और दूसरा क्या है उनका, दे हैव stop the contact inhibition, they have stopped contact inhibition। मतलब नॉर्मली जब कोई भी सेल ग्रो करता है तो सपोज इस सेल को इतना ग्रो करना था, ठीक है, ये इतना ग्रो करेगा क्योंकि नेक्स्ट में दूसरा सेल आ गया, अब ये अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देगा। बट जो कैंसरस सेल होगा, अगर सपोज उसको 2 बनाने हैं तो उसको पता नहीं है कि उसको 2 बनाने हैं, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा। तो कोई दूसरा सेल उसके कांटेक्ट में आ भी रहा है तब भी उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे अब अपनी ग्रोथ रोक देनी है। ठीक है ना। सो जो ट्यूमेरोजेनिक सेल्स हैं दे लूज द कांटेक्ट इनहिबिशन और उनकी जो टेलोमरेज एंजाइम एक्टिविटी है दैट इज अनयूजुअली हाई। Next question is, in the ornithine cycle, carbon dioxide and ammonia, they are used for the synthesis of urea, and I hope you all know that ornithine cycle जो है that occurs in liver। ठीक है। Next is Bohr effect explains why hemoglobin unload its oxygen when it encounters the low pH। जब pH लो होगा तो CO2 कैसा होगा, हाई। ठीक है, H पॉजिटिव कैसा होगा, हाई। और ये कंडीशंस कहाँ पे देखने को मिलती हैं, टिश्यूज़ में। ठीक है ना, टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसका डिसोसिएशन हो जाता है, वो इजीली अपनी ऑक्सीजन दे देगा और हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन कर जाएगा, CO2 से। ठीक है ना। Next is, which of the following plasma protein coats surface of microbes to form a membrane attack complex? So that are the complement proteins। अगला क्वेश्चन है, the Purkinje fibers consist of specialized cardiac muscle cells। ठीक है, ये वहीं देखने को मिलते हैं फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है, which of the following blood vessel in a mammal carry blood with respectively the highest and lowest concentration of urea। now अभी देखो हमने पीछे पढ़ा कि यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है। जो यूरिया फॉर्मेशन है इट occurs इन लिवर, यही पढ़ा हमने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ पे होगी। अब अगर लिवर में यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है तो लिवर से जो डक्ट बाहर आती है उसे क्या कहते हैं, लीवर से जो डक्ट निकलती है दैट इज नोन एज हेपेटिक डक्ट। ठीक है, मतलब ये कहानी लंबी है, आप मेरे चैनल पे वीडियोस पढ़ी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, राइट आती है, और फिर जाके वो गॉल ब्लैडर से कैसे ज्वाइन करती है, जिसको डिटेल देखना है आप वहाँ जाके देख सकते हो। बट हेपेटिक डक्ट है तो हेपेटिक वेन ये बना देगी डक्ट बाद में ज्वाइन करके पीछे, जब वहाँ से गॉल ब्लैडर की डक्ट भी आती है, डिटेल में आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो मीन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ रहेगा, जो लिवर से डक्ट आएगी। अब लिवर से जो आएगी दैट इज हेपेटिक वेन। ठीक है ना, उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया रहेगी। और लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ रहेगी, देखो ध्यान से सुनो। अब हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया हमने बता दिया कि हेपेटिक वेन में है, लोएस्ट क्यों आएगी रीनल वेन में। अब देखो यूरिया फाइनली बॉडी से अगर बाहर उसने निकलना है तो वो किसको ट्रैवल करेगा, किडनी को। ठीक है ना,
किडनी में जो आपकी आर्टरी एंटर करेगी उसको कहेंगे हम रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करी और किडनी से जो बाहर निकलेगी दैट विल बी द रीनल वेन। अब इसने क्या किया, किडनी में यूरिया दे दिया ना, यूरिया क्या होगा, बॉडी से वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो किडनी से जो बाहर आपकी वेसल आ रही है, जो वेन आ रही है, दैट विल हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। सो सबसे लोएस्ट अमाउंट कहाँ पे होगा यूरिया का, दैट इज इन द रीनल वेन, और हाईएस्ट होगा हेपेटिक वेन में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एन एपिटोक इज व्हाट, इट इज रिप्रोडक्टिव स्टेट ऑफ पॉलीकीट। ठीक है, नेरिस में आपको देखने को मिल जाएगा जो इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है दैट इज एटोक और एपिटोक। ठीक है ना, तो उसको हम जो है हेटेरोनेरिस भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फिनोल इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग जीनोमिक डीएनए फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स बिकॉज इट, ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रैक्ट हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। जैसे ही फिनोल डालते हैं जहाँ पे डीएनए सैंपल्स में, तो वो एक अलग ही जो रिंग है वो फॉर्म होके आ जाती है और सारे उसके कंपोनेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ जीन कंटेन्स द सीक्वेंस, दिस वन, देन द सीक्वेंस ऑफ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड विल बी। अब आपकी अगर 3 to 5 ये है तो 5 to 3 होगी दूसरी। अब इसमें 5 to 3 ढूंढ लो, ये हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ क्या है, यूरिसिल आ गया। ठीक है ना, यूरिसिल तो नहीं होगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल डॉर्सोवेंट्रल ओरिएंटेशन ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सेलुलर जीनोम इज नोन एज प्रोफेज। ठीक है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया और ये इसका न्यूक्लियोइड है, ये जो है बैक्टीरियोफेज कोई भी आके अटैक कर गया है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा जब इससे वो मिक्स होगा दैट इज नोन एज प्रोफेज। हम इसको वायरस के लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में ये देखने को मिलता है, सो दैट इज द प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है, when a polymerase chain reaction that is PCR amplification was performed on a human genomic DNA, multiple products of varying size were obtained including one of the expected size. Which of the following modification to the protocol is most likely to eliminate the extra PCR products? So that is the option number C, raising the annealing temperature from 52 degrees Celsius to the 56 degree Celsius. अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ tRNA इज टू ब्रिंग, ऑप्शन नंबर ए, अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म हाइब्रिडोमा मीन्स फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स इन द कल्चर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स हैं, दे ऑल आर द डबल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल। सिर्फ लाइसोसोम आपका एक है जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट इज, सिकल सेल डिजीज इलिस्ट्रेट्स रिसेसिवनेस। ये ज़्यादा जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है और ये मलेरिया से प्रोटेक्शन का काम भी करती है। अगला है, 0.05 molar per liter solution may also be correctly expressed as 50 millimolar solution. अगला है, triglyceride travel through lymphatic vessels in the form of small particles known as chylomicrons. Next is, the main determinant of blood pressure is peripheral resistance. अगला क्वेश्चन है, the T wave of
ECG corresponds to which event in the cardiac cycle? So that is repolarization of the ventricle. As we know कि कितनी waves आती हैं, that is एक तो P wave, एक QRS हम इकट्ठी देखते हैं, और P, QRS and the T. P जो है that is depolarization of atria, ठीक है, एंड QRS जो बताता है दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और T वेव जो है दैट इंडिकेट्स रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स डेवलप इनटू अ मैक्रोफेज इन लूज कनेक्टिव टिश्यू? सो दे आर द मोनोसाइट जो कि टिश्यूज में जाके मैक्रोफेज बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अ हाउस कीपिंग जीन दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब्ड इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जिक्यूटिव जीन। अगला क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीक्वेंसिंग सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ ह्यूमन बीइंग मैच्योर न्यूरॉन एट G0 stage of the cell cycle contain X amount of DNA, then mature spermatozoa will contain how much DNA? तो ये देखो, ये माइटोसिस से बना है, तो अगर इसके पास इतने हैं तो स्पर्मेटोजोआ में तो क्या हुई है, मियोसिस, वो मियोसिस से बना है ना, तो दैट मीन्स कि अगर इसमें अमाउंट हाफ हुआ है तो इसमें कितना हो जाएगा, उसका भी हाफ, क्योंकि माइटोसिस में वन सेल डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल्स, और मियोसिस में वन सेल डिवाइड इनटू द फोर डॉटर सेल, और उसमें पेरेंट से जो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो दैट इज रिड्यूस टू हाफ। अगला क्वेश्चन है, द माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटीन ऑन एन SDS polyacrylamide gel is best described as inversely proportional to the log of molecular weight. अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील, क्वेश्चन नंबर 54 है, आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील most of the nitrogen in amino acid that is targeted for the synthesis of urea biosynthesis is transferred via transamination to alpha ketoglutarate. अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ pyramids with broad base indicates ऑप्शन नंबर डी हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। ठीक है ना, जब भी हम पिरामिड ड्रॉ करेंगे तो बेस पे अगर ब्रॉड है तो दैट मीन्स कि यंग आते हैं, जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, ये फिर रिप्रोडक्टिव आती हैं, और ये फिर जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। तो अगर बेस ब्रॉड है तो दैट मीन्स कि हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज दैट इज PBr 322। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अरेस्टेड एट G0 फेज इन ह्यूमन? सो दैट इज द मैच्योर नर्व सेल। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन सिस्टेमिक आर्टरी। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमेशा जो है वेन में ज़्यादा होगा ब्लड का एज कंपेयर टू आर्टरी, और प्रेशर जो है हाईएस्ट वो आर्टरी में होगा। सिस्टेमिक आर्टरी जो है दैट इज द आर्टरी दैट इज गोइंग टू द टिश्यूज। ठीक है ना, सिस्टेमिक जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू कोई टिश्यू या ऑर्गन है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि सिस्टेमिक आर्टरी है तो मतलब वो किसी ऑर्गन में जा रही है, अगर सिस्टेमिक वेन है दैट मीन्स कि वो किसी ऑर्गन या टिश्यू से आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल कॉजेज एडीमा। ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ वेसल, अगर जो है ब्लॉक हो जाए या ढंग से काम ना करे तो मूवमेंट ऑफ जो फ्लूइड है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, एंड दैट विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ दैट एरिया। अगला क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, कैसे? एज बाइकार्बोनेट। 70% जो CO2 है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म। ठीक है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज लेप्रोसी. बाकी जो तीनों डिजीज हैं दे आर वायरल. अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस इज कॉन्टैक्टेड सेक्सुअली. सो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेपेटाइटिस बी, और ये इनक्योरेबल है. इनक्योरेबल आती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दे आर द ट्रिपल एच, दैट इज HIV, herpes एंड दिस वन इज हेपेटाइटिस. ये तीनों जो है इनक्योरेबल डिजीजेज हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इंडिकेट्स द रिसोर्स लिमिटेशन. सो वो आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में देखने को मिलेगा. ठीक है ना, जो सिग्मॉइड और एस शेप की ग्रोथ कर्व आती है ना, लाइक दिस. ठीक है, इसमें जो है रिसोर्स लिमिटेशन देखने को मिलेगी. एक टाइम के बाद जो है इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी ग्रोथ. ठीक है ना, बट जो दूसरी आपकी जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होती है उसमें तो कॉन्टिन्यूस आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगा. वहाँ पे जो है रिसोर्स लिमिटेशन का फंडा नहीं लगता. ठीक है ना. नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सेमाइड इनहिबिट्स ट्रांसलेशन. ठीक है, और दैट इनहिबिट ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स. एक और आती है दैट इज क्लोरेम्फेनिकोल. ये जो होती है दैट इनहिबिट्स ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, और ये जो है इनहिबिट करती है ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया. Next question is a group of potentially inbreeding individuals present in a location is referred to as population. ठीक है ना, population में important thing क्या है कि वो आपस में ब्रीड करते हो. जैसे हम एक पर्टिकुलर एरिया पे बोल देते हैं कि ठीक है ये कैट की पॉपुलेशन है, ये डॉग की पॉपुलेशन है. ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो विच हैव कैपेसिटी टू इंटरब्रीड. ठीक है ना. अब ह्यूमन या किसी एनिमल की इकट्ठी हम थोड़ी बोल देंगे कि इनकी एक पॉपुलेशन है. ठीक है ना, तो पॉपुलेशन में मेन जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि वो इनब्रीड करने चाहिए. अगला क्वेश्चन है सोडियम पोटाशियम पंप ट्रांसपोर्ट. जो सोडियम है दैट आउट ऑफ द न्यूरॉन एंड पोटाशियम इनटू द न्यूरॉन. जो पंप है सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, पोटाशियम पंप, इसमें क्या है एक ATP आपका खर्च होगा. और जब एक ATP खर्च हो रहा है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, एक ATP क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटाशियम को अंदर फेंकेगा. ठीक है, सो दैट इज द सोडियम पोटाशियम पंप. अगला क्वेश्चन है हॉटस्पॉट concept has been proposed by, so it was the Norman Maier in 1980 के करीब जो है उन्होंने दिया था ये हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मूव रेडिली ट्रांसफर्स द सेल मेम्ब्रेन. सो दे आर द स्टीरॉयड हार्मोन. अब देखिए जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन्स है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ मोस्टली दे आर फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स ज़्यादा होते हैं उनमें, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती हैं. ठीक है ना, तो लिपिड का अगर रेशो ज़्यादा है तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो उसमें से बिना किसी कैरियर मॉलिक्यूल के या ट्रांसपोर्टर के वो मूव कर जाएंगे. ठीक है. वहीं अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल कुछ एक कंपोनेंट से, अगर हमें उनको मूव कराना है तो वो डायरेक्टली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. वहाँ पे क्या लगे हुए होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर या कैरियर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो उन्हें उसके थ्रू अंदर आना पड़ता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन या कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल ने मूव करना है तो वो डायरेक्टली जो है मेम्ब्रेन से अंदर आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बाइंड एंटीजन इज ऑप्शन नंबर डी FC. ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं दे आर जनरेटेड एंटायरली फ्रॉम द हैवी चेन. ठीक है, जो कांस्टेंट रीजन है एन इम्यूनोग्लोबुलिन का
FC फ्रेगमेंट्स जो होते हैं दे कैन नॉट बाइंड टू द एंटीजन, ठीक है, जो ये ऑप्शन नंबर डी है, दिस कैन नॉट बाइंड टू द antigen but it is responsible for the effective function of antibodies such as the complement fixation, so इसलिए ये present होते हैं। अगला क्वेश्चन, amniotic eggs first evolved in reptilia। रेप्टीलिया, एव्स और मैमल्स हैं, इनके पास एमनियोटिक एग्स होंगे, और जो एम्फीबियंस हैं और फिशेस हैं, देयर जो एग्स हैं दे आर एन एमनियोटिक। क्या डिफरेंस है एमनियोटिक एंड एन एमनियोटिक में? जो एमनियोटिक एग्स हैं दैट मीन कि इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो आ जाती हैं, ठीक है, जबकि एम्फीबियंस और फिशेस जो हैं दे आर एन एमनियोटिक, मतलब उनके पास जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है वो प्रेजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर बी, ब्लड वॉल्यूम टेंड टू इंक्रीज। अब देखो ऑस्मोलरिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो जहाँ जहाँ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वाटर अपने आप वहाँ पे मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी जगह की ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है मींस आयंस अगर बढ़ रहे हैं तो ब्लड वॉल्यूम टेंड्स टू इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा ब्लड वॉल्यूम? क्योंकि वाटर भी वहाँ मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट इज नोन एज बायो रिमेडिएशन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय केमियोस्मोसिस। Next is, which of the following is activated by phosphorylation? So that are the mitogen activated protein kinase, option number A। अगला है, which of the following is less affected by global warming? तो कौन सा रीजन जो है वो लेस अफेक्टेड होगा? दैट इज द इक्वेटोरियल रीजन। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन नंबर सी है जो वो ट्रू है, दैट इज जो न्यूरोफाइसिस है दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनना। सपोज ये एक हाइपोथैलेमस वाला रीजन है, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक हल्का सा इंटरमीडिएट लोब आता है, एंड सपोज दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये एक्सटेंशन ही है हाइपोथैलेमस का, ये रिलीज करता है दो हार्मोन दैट इज एडीएच और वेसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। बट ये हार्मोन ये खुद नहीं बनाता, इसको हाइपोथैलेमस बना के देता है, एंड थ्रू द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, इसको याद रखना, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये यहाँ से नीचे ट्रांसफ़र होते हैं। ये खाली इनको स्टोर करता है और जब इनका रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे इसको यहाँ से रिलीज़ करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इन हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं करता है, ये सिर्फ इनको कलेक्ट करता है और स्टोर करता है। तो अगर ये इनकी सिंथेसिस नहीं करता है तो इसको कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस, और थ्रू द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम वो नीचे मूव करते हैं। समझ आ गया? जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे 6 हार्मोन्स निकलते हैं, वो ये खुद बनाता है, ठीक है ना। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये यहाँ से हाइपोथैलेमस से बनता भी नहीं है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ फेरेंजियल लाइनिंग होती है दैट इज नोन एज रथकेज पाउच, वहाँ से निकलता है ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर SYBR जो है ग्रीन इज यूजफुल इन रियल टाइम PCR because it fluoresces only when bound to double stranded DNA. That's why it is useful. Next is Kala Azar is caused by option number C, that is Leishmania donovani.
Next question is the synthesis of DNA on RNA template is called reverse transcription. ठीक है ना, देखो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA टू RNA, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, बट RNA टू DNA इज व्हाट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है, दैट मीन्स कि RNA से जो DNA बनेगा दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री RNA. सो ये थे जो सब्जेक्टिव 80 क्वेश्चंस आए थे इस क्वेश्चन पेपर में. आई होप सारे क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी हुई होगी. सो बाकी ईयर्स के भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, मैं उनको टाइम टू टाइम जो है अपलोड करती रहूँगी. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.